नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम ऐलनाबाद बाई इलेक्शन की महापंचायत। और अब इस महापंचायत में जिनको हम बतौर मेहमान बुला रहे हैं, उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी है। इस इलाके को रिप्रेजेंट भी कर चुकी हैं लोकसभा में और आजकल हरियाणा कांग्रेस की कमान संभाल रही हैं बहन कुमारी सैलजा। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बहन कुमारी सैलजा का। आइए मैडम, बहुत बहुत स्वागत। सिरसा में खूब समय दे रही हैं आप। जी जी बिल्कुल। पसीना। नमस्कार। जी नमस्कार। ये ठंड तो अब शुरू हो गई है, लेकिन कांग्रेस वालों के माथे पे पसीना इस ठंड के भी मौसम में कुछ ज़्यादा दिख रही है। नहीं नहीं, पसीना कुछ नहीं है। पसीना तो देखो सबको जी चुनाव में बहाना चाहिए। हाँ पसीना बहाना चाहिए सभी को, सभी कार्यकर्ताओं को। जी। लेकिन पसीना आ नहीं रहा है। हाँ। जो चुनाव जो भी होता है एक चुनौती होती है जो हमें सहर्ष स्वीकार होती है। जी, तो ये कैंडिडेट जो है, मतलब आजकल परंपरा हो गई है। मैं बीजेपी वालों से पूछ रहा था कि चुनाव जब आता है तो बूथ वाले कार्यकर्ता को तो भूल जाते हैं आप लोग। बूथ वाला कार्यकर्ता बेचारा वो पेट्रोल की पर्ची, चाय की पर्ची, खाने की पर्ची, टेंट समियाना, कारपेट लगाने में व्यस्त रहता है। और चुनाव लड़ना रहता है तो पैरासूट से आप बुला लेती हैं। जो बीजेपी की हालत है वही आपकी हालत है। बीजेपी वालों से इंपोर्ट कर लिया आपने। बात ये है कि इंपोर्ट की बात नहीं है। बीजेपी से कोई हमने इंपोर्ट नहीं किया जी जो हमारे वर्तमान में यहाँ से उम्मीदवार हैं जी उन्होंने बीजेपी पहले ही छोड़ दी थी, जी किन्हीं मुद्दों पर छोड़ी थी और बाद में कांग्रेस पार्टी में आए। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की और बिना शर्त के ये कांग्रेस पार्टी में आए थे। जी। बिना शर्त के या कुछ रहा होगा ना कि मतलब कुछ मिठाई विठाई मिलेगी, मक्खन मिश्री। देखो क्योंकि और आपने भी देखा होगा कि कैंडिडेट ऐसा लो जो हर घर का आरएनडी कर चुका हो, आईएनएलडी का भी, बीजेपी का भी। तो टेस्टेड कैंडिडेट, हर घर की कहानी उसे मालूम हो, उसको अपने यहाँ लेकर के लड़ा लो ताकि दूसरे वालों का भी पता रहे कि क्या क्या होता है वहाँ। ऐसा है कि उम्मीदवार जो भी हो उसको अपने एरिया का डीएनए मालूम होना चाहिए। जी। तो चाहे इन्होंने एरिया का भी और दूसरी पार्टियों का भी डीएनए मालूम हो। चलो वो बोनस हो गया होगा। ये एक तो आप ले आई, है ना, लक्ष्मण कह लीजिए, जो कह लीजिए। आजकल तो सिरसा में काका और भतीजे की कहानी बड़ी प्रचलित है, दूसरी पार्टियों में भी सब में है। आपके यहाँ भी काका भतीजा वाली कहानी हो गई। भरत जो हैं वो रूठे थे, कोप भवन में थे, सुना बड़ा परिश्रम किया आपने। उसके बाद वो कहे कि अच्छा ठीक है, मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ। तो ये भरत नाराज़ हो गए। उसका खामियाजा को, चूँकि पिछले दो बार से या लगातार वो कैंडिडेट रहे, ये तो बदलते रहे घर, हर पार्टी का डीएनए टेस्ट करते रहे। अब आपके यहाँ आ गए आपका डीएनए टेस्ट करने, अगली बार रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं। तो ये भरत एक समस्या है कांग्रेस के लिए ऐलनाबाद में। ऐसा है कि बहुत पहले शायद आपकी मेमोरी में नहीं हो सकता, ये काफ़ी लोगों की मेमोरी में नहीं हो सकता, माइक लेकिन थोड़ा सा बहुत ऊपर जी। बहुत पहले से मेरे पिताजी के समय से जी जो ये परिवार है वहाँ पर आना जाना रहा है। तो लेकिन समय बीतता है, लोग अपने अपने लोगों की आकांक्षाएं होती हैं, पर उसको छोड़ दें हम। चाचा भतीजे की आपने जो बात की, तो परिवारों में आजकल सब जगह आप देख रहे हैं इस तरह की कहानियाँ चल रही हैं। जी। पर भरत सिंह जी के बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि भरत सिंह जी नाराज़ कभी नहीं हुए। ठीक है, कोई भी होता है, निराश होते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन पार्टी के प्रति कमिटमेंट उनकी रही है और रहेगी। तो उन्होंने कोई बात नहीं, बस बात करनी थी और हमारे परिवार के सदस्य हैं वो,
तो मैंने उनसे जाकर बात की और वो एकदम पूरा परिवार तैयार हो गया कि नहीं जी हम चलेंगे, ठीक है, हमारी उम्मीद थी लेकिन हम पार्टी से दूर नहीं जा सकते। और वो साथ चले, हमारे साथ चले जी। और उनके भाई भी हमारे साथ हैं। मतलब हाथी के परिवार- दांत दो तरीके के होते हैं, एक खाने वाले और एक दिखाने वाले। तो भरत जी वो बाहर वाला दांत है या अंदर वाले? मैंने तो बता दिया, ये शायद दूसरे लोग उम्मीद करते होंगे इस तरह की, लेकिन उनके ये मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते। चलिए ठीक है। ये जब टिकट के लिए मीटिंग चल रही थी आप लोगों की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो एक मीटिंग में तो मसला हल होता नहीं है, मीटिंग दर मीटिंग, मीटिंग दर मीटिंग, मीटिंग दर मीटिंग। उसके बाद ये खबर आई कि शैलजा जी को सुपुर्द कर दिया गया है। तो तब से ये कयास लगाया जा रहा था कि पवन बेनीवाल की एंट्री शैलजा गुट के जरिए हुई है और टिकट फिर पवन बेनीवाल को ही मिलेगा। तो जो कांग्रेस में गुट का रिवाज है, कई सारे गोत्र हैं ना कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस एक गोत्र, उसके बाद शैलजा गोत्र, हुडा गोत्र, रणदीप गोत्र, किरण गोत्र, कैप्टन अजय गोत्र, पता नहीं कुलदीप बिश्नोई गोत्र। तो ये आपके गोत्र से, आपके कोटे से ये सीट आई है? एक बात तो आप समझेंगे, जिनको आप गोत्र कह रहे हैं सबके अपने अपने नाम हैं जी और सभी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हैं, जी। जिनकी आस्था कांग्रेस में है और हमारे नेतृत्व में है। तो सभी लोग कांग्रेस पार्टी को ही मजबूत कर रहे हैं। तो गोत्र की कोई, यहाँ आप उसे गोत्र कह रहे हैं, हम समझते हैं कि हमारे सभी नेताओं में जो मजबूती है वो कांग्रेस पार्टी को सामूहिक रूप से मिलती है। और मीटिंग्स की जहाँ तक आपने बात कही, तो हमारी पार्टी का एक जो सिस्टम है उसी के तहत हमारी 2 मीटिंग्स हुई हैं और उसमें बैठकर फैसला ले लिया गया, सबको मान्य हुआ। तो ये इलाहाबाद कैंडिडेट शैलजा गुट माना जाए या शैलजा गुट से? कांग्रेस गुट। कांग्रेस गुट। तो ये मैं बड़ा, क्योंकि देखिए मैं तो खुला खेल फर्रुखाबादी, मतलब एक बड़ौदा बाई ये इलेक्शन, एलनाबादी या फर्रुखाबादी नहीं नहीं खुला खेल एलनाबादी कर देता हूं इसको। कांग्रेस अभी 2 बाई इलेक्शन हो गए पिछले चुनाव के बाद, एक बड़ौदा में हुआ, एक अभी हो रहा है। बड़ौदा में हुड्डा साहब को देखा, पिता पुत्र दोनों रात दिन एक किया हुआ है। और इलाहाबाद में फोटो शूट टाइप का 1 दिन 2 दिन आए गए। यहाँ बहन कुमारी शैलजा को ही पूरी मेहनत करनी पड़ रही है अकेले। नहीं नहीं, वहाँ भी हमने सबने मेहनत की थी। हमने मैंने खुद समय वहाँ पर दिया था। हुड्डा साहब ने, क्योंकि तभी वहाँ से चुनाव लड़ा था लोकसभा का, तो स्वाभाविक है कि उनको वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ा और दिल्ली के नज़दीक भी था, रोहतक दिल्ली उसके नज़दीक था। तो लेकिन वो कोई बात नहीं है, सबने मिलकर वहाँ चुनाव लड़ा और यहाँ भी सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे सभी नेता लोग बाकायदा यहाँ पर आ जा रहे हैं, तो मिलकर चुनाव लड़ा जाता है पार्टी का। चलिए ठीक है, कैंडिडेट से आगे बढ़ते हैं और ज़रा ये देखते हैं कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं। एक तो पहले भरत जब थोड़ा नाराज थे, हालांकि आपकी गाड़ी पे निराश, नाराज नहीं, निराश और नाराज में बड़ा थिन लाइन है, नहीं बहुत बड़ा अंतर। अच्छा ठीक है। तो बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और बीजेपी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, वो कहते हैं कि जो गवर्नेंस है पिछले 7 वर्षों का, पहला 5 साल बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ और अभी के 2 साल, 27 अक्टूबर को 2 साल पूरे हो जाएंगे डबल इंजन वाली जो सरकार है, इनका जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर इलाहाबाद की जनता वोट देगी और अगले 3 साल भी इसी सरकार के हैं, इसलिए लोग भी सोचेंगे कि इस सरकार के साथ ही चलना बेहतर होगा। शशि जी, आपने जो बातें कही उनमें से मैं एक शब्द निकालना चाहूँगी जी, और वो है डबल इंजन की सरकार। है वो डबल इंजन की सरकार? तो क्या मैं तो डबल इंजन कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी पति पत्नी कहते हैं। पति पत्नी और वो कौन? और इलाहाबाद में आजकल कहते हैं कि इस पति पत्नी का एक बच्चा भी हो गया, नाम है हलोपा। आपने बच्चा कह दिया, हमने वो कह दिया। जी ठीक है। खैर, जी जो भी बात है, बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाने को क्या है। आपको ले जाना चाहूँगी मैं पिछले आम चुनाव में
2019 के आम चुनाव में कि जब इन्हें लोकसभा में प्रचंड बहुमत मिला, क्या कारण था? पिछली बार से ज्यादा मिला इन्हें लोकसभा में, और क्या कारण था कि 3-4 महीने में ही ये 40 पर आकर अटक गए जब इन्होंने 75 पार का नारा दिया। तो कहाँ बीच में इनकी गाड़ी अटक गई कि जो दूसरा इंजन इनको बाद में पकड़ना पड़ा, और दूसरा इंजन जो बिल्कुल उल्टी दिशा में चल रहा था, इनके खिलाफ चल रहा था, और फिर दोनों, मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन ये खुद पति पत्नी बने हुए हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, ये उनकी अपनी शब्दावली है। लेकिन आप बता दीजिए कि आज किस मुंह से ये बाहर जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, और किसके लिए मांगेंगे? एक दूसरे के लिए कैसे वोट मांगेंगे? ये जजपा ने तो यहाँ से हाथ खड़े कर दिए, उनके पास यहाँ कोई कैंडिडेट ही नहीं, बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं, क्योंकि उनका उन्हें छोड़ गया और फिर हमारे पास आ गया। रूलिंग पार्टी के पास, रूलिंग गठबंधन पति पत्नी के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था, और इन्होंने, और वो भी आखिरी मोमेंट में इंपोर्ट किया। और उनके क्या हालात हैं, हमें लगता है कि उनसे ज़्यादा तो उनके साथ जो पुलिस फोर्स चल रही है उसको जनता देख रही है कि ये कहाँ से आए, पुलिस छावनी बनाकर क्या ये प्रतिनिधित्व करेंगे? तो क्या दिखा रहे हैं? और 7 साल में आपने अगर इतना कुछ किया होता तो पिछले चुनाव में 75 पार की बजाय घसीट कर 40 तक कैसे पहुंचे आप? कितनी सीटें तो मार्जिन पर गई हैं जो कांग्रेस भी जीत सकती थी। तो ये एक असलियत है, रियलिटी है, ज़मीन पर उतर कर देखें। बाकी हवा में उड़ने की इनकी आदत है, क्योंकि हवा में ही उड़ने का समय रह गया, ज़मीन पर तो लोग इन्हें उतरने नहीं दे रहे। जनप्रतिनिधि ऐसे कैसे हों जो लोगों के बीच में जाने से डरें? जो आप पुलिस फोर्स की बात कर रही हैं कि जो बीजेपी या जेजेपी के कैंडिडेट या जो कांडा ब्रदर्स जो घूम रहे हैं, कांडा भाई जो घूम रहे हैं, वो बहुत प्रोटेक्शन के साथ घूम रहे हैं। मैंने उनसे ये बात करी थी, उनका कहना है कि प्रोटेक्शन हम या फोर्स इसलिए है क्योंकि प्लांटेड वे में बहुत ही सुनियोजित तरीके से कांग्रेस और आईएनएलडी के जो लोग हैं वो कभी काला झंडा, कभी ये कभी वो, ये सब कर के डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इसलिए प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वरना प्रोटेक्शन की ज़रूरत है नहीं और वो खुल करके बाहर घूम सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इलाहाबाद में वो प्लांटेड है, या तो आईएनएलडी के वर्कर्स होते हैं या फिर कांग्रेस के सपोर्टर्स होते हैं। आपको कहीं नज़र आए? ऐसे तो कोई दिखे नहीं। और हमने जो लड़ाई, आईएनएलडी के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन कांग्रेस का मैं कह सकती हूँ कि हम धड़ल्ले से राजनीतिक विरोध करते हैं। हम इस तरह का नहीं करते, हम सामने से लड़ाई लड़ते हैं और राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं। हम पीठ से, पीछे से, जो कि बीजेपी का कारनामा है, चाहे आरएसएस हो और हो, इनकी लड़ाई दूसरे ढंग की होती है। लेकिन आज के दिन मुझे आप बताइए कि जो किसान और मजदूर सड़क पर है, 10 महीने से बैठा है, तो क्या वो कांग्रेस लड़ रही है? किसान है, आपने जो इतने लोग मारे हैं, क्या आपने कांग्रेस के वर्कर मारे हैं? जो इतने लोगों की जान गई है, 650-700 के करीब जो किसानों की जान गई है, वो कैसे गई? ये इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। लोगों के बीच में जाने से कौन प्रतिनिधि डरता है? अगर उसका दिल साफ है, अगर उसकी कमिटमेंट है लोगों के प्रति, तो ये सरकार कैसी है, गवर्नेंस कैसी है, और ये पार्टी कैसी है जो उनके पीछे। अब कांडा जी की अपनी पार्टी है तो वो बता रहे हैं कि वो अपने भाई के लिए जा रहे हैं, या बीजेपी के लिए जा रहे हैं, हलोपा के लिए जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं वो लोगों में? और लोगों में जाने तक का नहीं, इतनी पुलिस को साथ लेकर जा रहे हैं। तो आप पुलिस इन पर, लोगों पर डंडे पहले ही बरसाने की तैयारी कर रही है, जो आप जगह जगह करके आपने दिखाया, हिसार, सिरसा, जहां भी, करनाल आपने दिखाया। क्या इस तरह की गवर्नेंस आप देंगे लोगों को? बीजेपी का कहना है कि ये जो किसान के नाम पे विरोध हो रहा है, एक तो ये प्लांटेड है, पॉइंट नंबर 1, और वो ये कहती है कि चाहे वो गवर्नमेंट सेंटर की हो, मोदी साहब की, मोदी जी की सरकार हो, या फिर स्टेट में जो बीजेपी जेजेपी की सरकार है, किसानों के हित के लिए इतने सारे काम किए हैं जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। बहुत सारे उदाहरण देते हैं, भवांतर योजना, एमएसपी पे अनाज की खरीद। तो जो किसानों के हित के लिए, फार्मर वेलफेयर के लिए जितने काम इस सरकार ने किए हैं वो तो कांग्रेस ने कभी किया नहीं। कांग्रेस तो सिर्फ किसानों की ज़मीन हुड्डा जी के समय में सीएलयू कर करके उनको तो कंगाल करती रही। आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर ये इतना बड़ा तोहफा इन्होंने दिया है
किसानों को, तो किसान सड़क पर ज़मीन पर क्यों है? और कांग्रेस पार्टी अगर ऐसे करती तो आपको जगह जगह ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता क्या? जैसा मैंने कहा, कांग्रेस सीधा वार करती है और किसानों की आप तौहीन मत कीजिए। किसान मजदूर की आप उसकी बात सुनते नहीं हैं। किसान आज सड़क पर आ गया है, उसकी आपको आप बात सुनने का ढोंग तक नहीं कर रहे हैं। और ये भावांतर पोर्टल क्या कुछ कर रहे हैं, लोगों को केवल उलझा रहे हैं आप। लोगों को मिल कुछ नहीं रहा है। अगर भावांतर की भी बात आप कर रहे हैं, बाजरे का अगर मिसाल हम ले लें, 600 रुपया कह रहे हैं और कीमत क्या है और ख़रीद है नहीं। एमएसपी का ढोंग है, एमएसपी कहीं मिलती नहीं है। और क्या कहा था इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने, इन्होंने कहा था कि हम एक एक दाना खरीदेंगे। कितने दाने खरीद लिए? आज किसान का हाल क्या हो रहा है? किसान की बदहाली आप ज़मीन पर जाकर देखिए। तभी तो ये पुलिस प्रोटेक्शन में घूम रहे हैं, क्योंकि किसान है, मजदूर है, उनको आपने दिया कुछ नहीं है। उल्टा आप उनसे बचते फिर रहे हैं। भूल जाते हैं कि कभी कपड़े उतार कर आप किस तरह के आंदोलन किया करते थे। जब महंगाई होती थी, किसानों के साथ आप उनकी बात करते थे। और रही बात एमएसपी की, अगर एमएसपी आपको इतना प्यारी है और आप कह रहे हैं, तो एमएसपी का आप कानूनी दर्जा देने में क्यों झिझकते हैं? किसान की मांग है, आप एमएसपी का कानूनी दर्जा दीजिए, फिर देखिए। तो वो कह रहे हैं कि एमएसपी घटाया कहाँ, इस बार भी एमएसपी में बढ़ोतरी है। नहीं। डिप्टी सीएम कहते हैं कि एमएसपी से छेड़छाड़ हुआ, वो सेकंड आखिरी सेकंड होगा मेरी सरकार में। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ये केवल बातें हैं और ये खुद इस बात से कन्विंस्ड नहीं है। एमएसपी का मुद्दा आया क्यों है, ये मूल बात समझने की बात है। ये इसलिए आया है क्योंकि आपने 3 कानून बनाए हैं। जब वो कानून बनाए हैं तो एमएसपी का कानून बनाना लाजमी हो गया है। बात ये है, आज आप खरीद लेंगे, कल आप खरीद लेंगे, परसों खरीदेंगे क्या? ये तो इनकी आदत है, पहले शुरुआत करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। सब्सिडी की आपको याद दिलाना चाहूँगी, एलपीजी की आपको याद दिलाना चाहूँगी। सारी सब्सिडी तो ये सरकार खुद खा गई है, ये पार्टी खुद खा गई है। अब सब्सिडी मिल कहाँ रहा है? जो हमारे समय में एलपीजी सिलेंडर 400 रुपये के करीब था, आज 1000 के करीब पहुंच गया। कहाँ गई सब्सिडी? आप पेट्रोल डीजल की कीमत ले लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में आज भी, यूपीए के समय से आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमत क्रूड ऑयल की कम है, लेकिन इन्होंने तो सैकड़ा पार कर दिया है। कहाँ गई सब्सिडी? किसका फ़ायदा कर रहे हैं, किसकी मुनाफाखोरी कर रहे हैं? कहाँ गया इतना पैसा जो लाखों करोड़ों रुपया इनके समय में इन्होंने पिछले 3 साल में 4 साल में कमाया, वो पैसा लोगों के लिए लगा है? कहाँ गया वो पैसा? सब्सिडी ये खुद खा रहे हैं और लोगों के हाथ में कटोरा दे दिया है, लोगों को इन्होंने भिखारी बनाकर खड़ा कर दिया। आप इतनी बात कर रही हैं एमएसपी पे भी और इस पे, आप जब गवर्नमेंट के लोगों से, खास करके हरियाणा में अगर आप बात करें, तो कहते हैं कि कोई कंपैरिजन नहीं है जो कांग्रेस की सरकार थी और जो मौजूदा सरकार है। नौकरियां बिना खर्ची और बिना पर्ची के मिलती हैं, गवर्नेंस में पूरी ट्रांसपेरेंसी है, हर चीज़ ऑनलाइन होता जा रहा है, फिर भी कांग्रेस के लोग इस तरह की बात करते हैं। नहीं, बात मैं उनसे सहमत हूँ। ट्रांसपेरेंसी पूरी है, क्योंकि हर पेपर लीक होता है, पूरा ट्रांसपेरेंट है, सारी दुनिया को पता चल जाता है कि क्या पेपर है। कोई पेपर बता दीजिए जो लीक ना हुआ हो या कैंसिल ना हुआ हो, बता दीजिए। ये तो इनका रिकॉर्ड है, मुझे लगता है गिनेस बुक में आना चाहिए इनका नाम पेपर लीक में। गवर्नेंस, अभी एलनाबाद में लोग कह रहे हैं कि 3 साल अभी भी सरकार के हैं। अगर एलनाबाद में जो भी चुना जाएगा, बीजेपी, जेजेपी, हलोपा, ये जितने लोग घूम रहे हैं उस सत्तारूढ़ दल के, वो सब ये कह रहे हैं कि एलनाबाद के वोटर्स को ये सोचना चाहिए कि अगर एरिया का डेवलपमेंट हो ढंग से, तो एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो जो सरकार के साथ चलने वाला हो। ऑपोजिशन के लोगों को जिता देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, एक सीट है, इससे न सरकार गिरती है न बनती है। लेकिन अगर कोई सत्ताधारी पार्टी का एमएलए जीतता है तो आने वाले 3 साल में वो सीएम से, इससे उससे मिल करके, लड़ करके वो इलाके का डेवलपमेंट करवा पाएगा। इसलिए किसके साथ चलना बेहतर है, ये बीजेपी वालों का तर्क होता है। 2 सवाल पैदा होते हैं इस बात से। पहली बात, क्या आप इतना भेदभाव करते हैं कि अगर आपका एमएलए नहीं चुना जाएगा तो आप उस एरिया में कोई काम ही ना करवाएंगे? ये कौन सी गवर्नेंस है?
सरकार सबकी होती है, सारा हरियाणा सरकार का होता है और सरकार को हर एरिया में, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो पिछले 7 साल में क्योंकि इनका नुमाइंदा नहीं था, तो इन्होंने पूरे एलनाबाद की इतनी अपेक्षा की कि वहाँ पर एक भी कार्य नहीं हुआ। इनके जिन्होंने इनका चुनाव लड़ा था 2 बार, पवन बेनीवाल जी, वो क्यों इनकी पार्टी छोड़कर गए? किसानों का भी मामला था और दूसरा एक भी कार्य नहीं हुआ। उन्होंने खुद बार बार ये बात बताई है कि 118 करोड़ रुपए का जो सेम का वहाँ का प्रोजेक्ट था, ना वो पास हुआ, ना दूसरी जो नहरें होनी थी वो पास हुई, ना टेल पर पानी। अब 2 दिन से टेल पर पानी दे रहे हैं क्योंकि चुनाव आ गया है। क्यों चलिए- विश्वास करें इन पर? चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आजकल इधर बागड़ी में कहते हैं पवनों और बिल्लो, तो इनके बीच में भी जबरदस्त टक्कर है। कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ बीजेपी जेजेपी वाली गठबंधन नहीं, बल्कि यहाँ एक लंबे अरसे से जिनकी चौधर रही है आईएनएलडी, उनसे भी है। आईएनएलडी से कांग्रेस कैसे लड़ेगी? क्योंकि आईएनएलडी लगातार ये कह रही है कि इस बार फाइट सीधा सीधा 2 लोगों के बीच में है और उसमें पवन बेनीवाल या कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आएंगे। और उनका प्रचार ये चल रहा है, हर पार्टी वाले एक दूसरे के लिए कहते हैं, वो कहते हैं कि पवन तो ये 5-10 हज़ार में निपट जाएंगे। बीजेपी के लिए तो आप बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि एलनाबाद में आपको ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला करना होगा आईएनएलडी से भी। इस इलाके में ये तीसरा बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन में भी इस सीट को आईएनएलडी ने जीता और कहते हैं कि ये जो इलाका है इस पे चौधर आईएनएलडी की है और खासकर चौटाला परिवार की। कैसे टैकल करेंगे? अब चौटाला किसी परिवार पर व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूँगी, लेकिन दुनिया देख रही है कि जिसकी चौधर होती थी आज उनका क्या हाल हो गया है, पारिवारिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी। जी, राजनीतिक रूप से जहाँ तक कि आईएनएलडी की बात है, एक अकेली सीट जीत कर आए। पिछली बार उपचुनाव में कोई इनकी विशेष वहाँ पर प्रेजेंस रही नहीं। खुद ही इस्तीफा दिया, किन मुद्दों पर दिया वो आप उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि अगर किसानों के मुद्दे पे दिया। जी, अगर हम पूछते हैं तो कहते हैं पहले हमें टेप दिखाइए, मैंने किस बात पर मैंने रिज़ाइन किया। तो सफाई तो उन्हें देनी पड़ेगी कि जिस इलाके की, जिस क्षेत्र ने आपको बनाकर भेजा अपनी आवाज़ उठाने के लिए, आपने तो उनकी तौहीन की है, उनका अनादर किया है। जिन्होंने आपको प्रतिनिधि बनाया, बजाय इसके कि वो उनकी आवाज़ उठाते या किसान की आवाज़ उठाते, इलाके की आवाज़ उठाते विधानसभा में, जब कांग्रेस पार्टी वहाँ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई तो आपने विपक्ष के साथ खड़ा होने की बजाय जो सत्ता पक्ष है उसका साथ दिया पिछले दरवाजे से। आप उससे पहले ही किसानों के नाम से राजनीति करके अविश्वास प्रस्ताव से पहले इस्तीफा देकर आ गए। तो आपने मदद तो कर दी सरकार की, चाहे कुछ भी कहें। और यहाँ की अभय ये चौधर की जहाँ तक बात है, जी। तो चौधर किस बात की? एक विधानसभा की चौधर रह गई जिन्होंने राज किया हो, आज ये चौधर रह गई है, और वो भी अपना वजूद लोगों के लिए नहीं। आज किसानों का मुद्दा क्या ख़त्म हो गया है? क्या किसानों का खून खराबा ख़त्म हो गया है? किसानों का आंदोलन ख़त्म हो गया है? क्या गरीब पर अत्याचार बंद हो गए हैं? आप बताइए, अगर ये बंद हो गया हो तो हम मान सकते हैं कि वो दोबारा इलेक्ट होने के लायक हैं या मैदान में आने के लायक हैं। लेकिन जब ये सारे मुद्दे आज भी पूरी तरह से जीवित हैं, तो ये किस बात को लेकर उस इलाके में दोबारा जाकर कहते हैं कि अब दोबारा चौधर दीजिए? और जब आपकी चौधर थी, मुख्यमंत्री हो जिस इलाके का, वहाँ पर तो कोई कार्य बचना ही नहीं चाहिए। क्यों आज के दिन भी वहाँ के लोग दर दर भटक रहे हैं? ना लोकदल ने कुछ किया है, ना भाजपा ने कुछ किया है। लेकिन जो आप कह रही हैं कि पिछले दरवाजे आईएनएलडी या अभय जी ने बीजेपी की मदद की, आप अभय चौटाला के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उनके बयानों को देखिए। वो ये कहते हैं कि कांग्रेस अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी की मदद कर रही है। अविश्वास प्रस्ताव ला करके 6 महीने का वक्त दे दिया।
अभय चौटाला ये कहते हैं कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया था कि मैं हिम्मत करके आगे बढ़ता हूं, कांग्रेस के भी लोग हिम्मत करें और कुछ इंडिपेंडेंट भी। अगर 30-35 लोग एक साथ सदन से इस्तीफा दे देते तो एक बहुत ज़बरदस्त माहौल हो जाता और प्रदेश में एक उपचुनाव की स्थिति पैदा हो जाती। लेकिन कांग्रेस ने वो मुनासिब समझा नहीं। उसको पता था कि सरकार के पास नंबर्स है, फिर भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई। अब वो 6 महीने की तो उम्र दे दी सरकार को। देखिए, बात यह है कि पहले इन्हें ये फैसला करना होगा कि ये खड़े कहाँ हैं, विपक्ष के साथ खड़े हैं या किसके साथ खड़े हैं। और ये भी थोड़ी सच्चाई माननी पड़ेगी कि विपक्ष में मुख्य विपक्ष तो कांग्रेस ही है ना। आपकी तो एक पार्टी, एक नुमाइंदे, आपने क्या किसी से बात की? आपने कांग्रेस से बात की, किसी से बात की? विपक्ष वही होता है जिसके पास सबसे बड़े नंबर्स हों। आज ये अपनी बात कहने के लिए, कुछ भी जस्टिफाई करने के लिए कहेंगे, लेकिन लोकदल, ये दुनिया ने देखा कि ये सत्ता पक्ष के साथ खड़े, और अगर इनकी भी 1-2 सीट और आ जाती तो इन्होंने भी सीधा भारतीय जनता पार्टी की झोली में ही देना होता है। वो ये कहते हैं, अभय चौटाला ये कहते हैं कि ये तो विधानसभा की बात है, ऐलनाबाद में भी कांग्रेस के पल्ले कुछ है नहीं। ये तो सिर्फ आईएनएलडी का कुछ वोट कट जाए इसलिए बीजेपी वाले कैंडिडेट को इंपोर्ट कर करके लड़ा दिया, वरना इनके पास तो अपने पास कोई ढंग का आदमी नहीं था। भरत को कई बार टेस्ट कर लिया, एक बार भी मुकाबले में ढंग से रहे नहीं। पिछली बार भी पवन बेनीवाल ही दूसरे नंबर पे थे। तो ये सब आईएनएलडी के लिए स्पीड ब्रेकर का सिर्फ काम करेंगी कांग्रेस। बाद बाकी जीतना हारना तो इनके बस का कुछ है नहीं। देखिए, पहले तो ये बताना पड़ेगा इन्हें कि आईएनएलडी जैसी पार्टी आज एक पर सीमित क्यों रह गई है। अपना वजूद बचाते फिर रहे हैं और कुछ नहीं है। राजनीतिक रूप से ख़त्म हो चुकी है ये पार्टी। तो सिर्फ अपनी बात कहने के लिए, रखने के लिए यहाँ के लोगों ने एक बार नहीं, बार बार इन्हें मौका दिया, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ हर बार धोखा ही हुआ है, दिखावा ही इन्होंने किया है। तो क्यों यहाँ के लोग इनका साथ दें? ये जवाब तो देना पड़ेगा ना, लोगों के दरबार में देना पड़ेगा, केवल हमारे लिए नहीं, लोगों के लिए, ऐलनाबाद के लोगों के लिए इन्हें जवाब देना पड़ेगा इन सब बातों का। और जहाँ तक कि किसान की बात है, हमारे कृषि क्षेत्र की बात है, जो ये मुद्दा बनाना चाहते हैं कि जिसके कारण इन्होंने दिया, असली कारण है नहीं, क्या लेकिन है दिखा रहे हैं, असली कारण? क्या कह है रहे हैं। आपको पता मैंने होगा? बताया, मैंने पहले ही बताया जी। कि ये केवल अपना राजनीतिक वजूद, क्योंकि पार्टी टूट चुकी है, एक अकेले नुमाइंदे हैं अपनी पार्टी के नाम पर अब कुछ बचा नहीं है, इसलिए अपना दिखावा करना चाह रहे हैं। ये लोगों के लिए कुछ नहीं है। और किसान की जहाँ तक बात है, आप मुझे बताइए, किसान के साथ ये कहाँ खड़े हुए हैं? लखीमपुर में खड़े हुए? कहीं कहाँ खड़े हुए? किसान की आवाज़ कहाँ उठाई? कहीं गए तो किसानों ने इनको घुसने तक नहीं दिया है वहाँ पर। तो किसकी बात कर रहे हैं? किसान की लड़ाई अगर लड़ी है तो केवल कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, राजनीतिक रूप से लड़ रही है। हमारे नेता, आपने देखा, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, केवल हमारे नेता हैं जो आज हर एक नागरिक की आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे किसान की है, चाहे गरीब की है, मजदूर की है। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी खुद ग्राउंड ज़ीरो पर जा कर बात कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर यात्रा की थी पंजाब और हरियाणा में, जब वो आए थे, किसानों के लिए आए थे, तीनों काले कानूनों के खिलाफ आए थे। तो कांग्रेस का एक स्टैंड है, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। अब आईएनएलडी शायद नेशनल लोकदल कह रहे हैं अपने आप को, लेकिन एक नुमाइंदा था, वो भी इस्तीफा दे गए, क्या बचा? चलिए ठीक है, ये आपने संगठन की, नेशनल, राहुल, प्रियंका सबकी बात कर ली। शैलजा जी, आप हरियाणा कांग्रेस की कमान संभाल रही हैं और आपको ये पता है कि एक परिवार को, एक बड़े परिवार को या छोटे परिवार को या किसी भी परिवार को चलाने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, एक संगठन की ज़रूरत होती है। हरियाणा कांग्रेस की हालत ये है कि एक लंबा अरसा हो गया वो संगठन बन नहीं पाया। आपके पहले अशोक तंवर भी थे, वो भी नहीं कर पाए। आपको आए हुए भी एक ज़माना हो गया। बड़ौदा इलेक्शन में भी हुड्डा साहब कह रहे थे नहीं नहीं संगठन तो बड़ा ज़रूरी है, वो संगठन तब भी नहीं बना। ये बाई इलेक्शन आ गया, अब भी नहीं बना। मतलब ये विदाउट संगठन वाली ये पार्टी चलती रहेगी।
आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा मास मूवमेंट की पार्टी रही है, जन आंदोलन की पार्टी रही है। हमारा संगठन भी उसी से उभरता है। हमारे जो वर्कर हैं, जो लोग हैं, जो कांग्रेस विचारधारा में विश्वास रखते हैं, दिन रात घूमते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वो किसी किसी पोजीशन के ओहदे के मोहताज नहीं हैं। यही लोग हैं जिन्हें संगठन में भी जगह मिलेगी, यही लोग हैं जो संगठन के बिना इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो बात केवल संगठन की नहीं है। हालांकि ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि संगठन की एक अलग अहमियत होती है और होना भी चाहिए। तो बाई इलेक्शन के बाद हमारा संगठन भी, क्योंकि उसका खाका हमारा तैयार था, लेकिन बाई इलेक्शन के बाद संगठन भी हमारा पूरा हो जाएगा जल्दी। तो उस पर हुड्डा जी से सहमति हो गई, वो सिग्नेचर कर दिया? क्योंकि वो तो सिग्नेचर- विट्टो सिट्टो लगाते रहते हैं। जो मेरे गुप्तचर हैं वो ये बताते रहते हैं कि संगठन इसलिए नहीं बन पाया कि उस संगठन में कौन रहेगा, इतने सारे गोत्र हैं, हर गोत्र को एडजस्ट करना है। शैलजा जी का दिमाग खराब हुआ पड़ा है कि एक अनार 100 बीमार, हुड्डा गोत्र एडजस्ट करें कि रणदीप गोत्र एडजस्ट करें, कि आपके तो हर इलाका में एक एक चौधरी है ना। अभी इतने सारे चौधरियों को एक कमरे में लेकर के आना, ये तो बड़ा टफ काम है। नहीं, कोई टफ काम नहीं है। सब तो ये साथ- आपसी सब साथ सारे मिलकर चलते हैं। सारे गोत्रों में विचार विमर्श हो गया सौहार्दपूर्ण वातावरण में। हम सभी से बातचीत करके, और इसमें कोई दिमाग खराब भी नहीं करता, और मैं कम से कम अपना दिमाग कभी खराब नहीं करती। मैं अपने निश्चिंत रूप से कार्य करती हूँ और सबको साथ लेकर। सबसे देखिए, किसी भी संगठन में विचार विमर्श करके होता है, तो सबके सुझाव लेकर, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता तो वही है ना, उन्हीं में से बनेंगे। तो इसमें किसी की बात नहीं है, चाहे मैं हूँ या कोई और नेता है। काम करने वाले जो लोग हैं उनको जगह मिलती है और उनको जगह मिलेगी। इसमें कोई किसी के अलग अलग नेताओं की बात नहीं है, लेकिन सबसे सुझाव लेकर ही संगठन बनता है और उसी तरह से आपको नजर आएगा। क्योंकि आधा हरियाणा तो एनसीआर ही है, मतलब दिल्ली जाना है तो उसके लिए कहीं फ्लाइट में बुकिंग तो करानी नहीं होती है, स्कूटी स्टार्ट कर ले, गाड़ी स्टार्ट कर ले, सब लोग पहुंच जाते हैं। तो दिल्ली हरियाणा वाले लोग इतना ज़्यादा पहुंचते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए वो सबसे बड़ा, मतलब मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से वो परेशानी का कारण है। हर आदमी दिल्ली से जुड़ा हुआ है 10 जनपद से। कभी किरण चौधरी चली जाती हैं, कभी हुड्डा साहब तो चले ही जाते हैं, दीपेंद्र चले जाते हैं। तो आप इधर से कागज़ बढ़ाती हैं, उधर से 22-23-25 एमएलए पहुंच जाता है कि जी इस पे वीटो है। तो ये संगठन मतलब अगले चुनाव के पहले तक उम्मीद है कि बन जाएगा या 2024 तक? यहाँ पर कोई वीटो नहीं है, क्योंकि जो संगठन बनता है, हमारा एक सिस्टम है, प्रपोजल जाते हैं सबसे बातचीत करके, और ऊपर हमारे हाईकमान का उस पर मोहर लग जाती क्योंकि है। मैं तो ऐसी संगठन कोई जो आप दिखाना चाह रहे हैं, ऐसी कोई बात संगठन की बात इसलिए कर रहा हूं, और वो भी चुनाव के वक्त में कर रहा हूं, कि चुनाव में संगठन का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अगर रोल डिफाइंड है तो कई बार वो बहुत सहूलियत होती है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में। तो मतलब अगला कोई बाई इलेक्शन हो या चुनाव हो, उसके पहले तक उम्मीद करें कि बन जाए। तो क्या अभय सिंह जी फिर से इस्तीफा देने वाले हैं? आपकी खुफिया विभाग आपको शायद बता रहा हो कि ये फिर से इस्तीफा देंगे और फिर उपचुनाव होगा। मान लीजिए अगर ऐसा हो गया तब तक संगठन हो जाएगा या अगले चुनाव तक आप इंतजार हमारी करना? चिंता मत कीजिए, कांग्रेस पार्टी मजबूती से हमारा कार्य करता है, हमारा संगठन पूरी तरह से कार्य करता है। चलिए हम इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ लें। इस बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स, हर रिजल्ट का कुछ मतलब होता है और राजनीतिक तौर पे उसको पढ़ा भी जाता है, उसके कई मायने भी निकलते हैं। मसलन अगर ये बाई इलेक्शन बीजेपी जीतती है तो दो थ्योरी आएगी। एक थ्योरी आएगी कि सरकार के परफॉर्मेंस का एक रेफरेंडम है, लोगों ने उस पर मुहर लगा दी है, किसान आंदोलन प्लांटेड है, और देखिए कि ये तो एलनाबाद तो विशुद्ध तौर पे ग्रामीण इलाका है, तो और सारी बिरादरी के लोग हैं, तो देखिए ये हमें मिल गया अगर बीजेपी जीतती है। अगर हार जाएगी तो फिर उसका वो रहेगा कि ये बीजेपी कौन ही हारी, ये तो कांडों ने खेल खराब कर दियो। ये तो रहा। कांग्रेस जीतती है तब और हारती है तब, या इस रिजल्ट का को कैसे एनालाइज करेगी? देखिए, एनालिसिस तो आप करेंगे, हम तो जीत की ओर हैं। कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीतेगी। रही बात
रही बात भारतीय जनता पार्टी की, सरकार की, और आपने बड़ी अच्छी तरह से ढंग से बात की है कि किसकी क्या गलती रही या क्या हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना विश्वास होता अपने कार्य पर, तो वो धड़ल्ले से चुनाव लड़ते, और इस तरह से जैसे इन्होंने कैंडिडेट भी बनाए हैं या जो भी किया है अपने पार्टी, क्योंकि 7 साल से सरकार है इनकी। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, एक तो स्थानीय मुद्दे हैं जो मैंने आपको बताए, दूसरे और भी मुद्दे हैं, किसानी का मुद्दा है, शहरों का अलग मुद्दा है, जो वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल ज़ीरो है, वो एक अलग मुद्दा है, सड़कों का अलग मुद्दा है, पानी का जैसे मैंने कहा। और अगर हम बात करें कि जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सरकार की, खेतों में आपको डीजल चाहिए, वो नहीं, आसमान को छू रही है कीमत। तो आज के दिन आप देख लीजिए, जो कांग्रेस ने किया वो बात वहीं रुकी, और इन्होंने ना कोई नया कार्ड बनाया, गरीब लोग कहाँ जाएं, ना इन्होंने कोई मकान दिए हैं, ना इन्होंने कोई प्लॉट दिए हैं, गरीब को और गरीब बना दिए हैं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आम नागरिक के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, ना केवल एक दिन एक किसी पैसे वाले कैंडिडेट को लाकर यहाँ पर गुमराह करें। जो भी हो रहा है आपकी, क्योंकि खुफिया डिपार्टमेंट बहुत मजबूत आप कहते हैं, तो कृपया आप वहाँ पर खुफिया डिपार्टमेंट से ये पता कर लीजिए कि क्या वहाँ पर कुछ पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप इस चीज़ में बहुत शार्प हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जनता मतलब की आप ये आवाज़ कह रही, हैं, जनता की ताकत हैं, तो आप जनता के सामने असली बात ज़रूर रखेंगे। मतलब आप हम ये मीडिया से यही उम्मीद करते ये हैं कह कि रही आप हैं कि निष्पक्ष बताएंगे एलनाबाद लोगों में को। पैसे का खेल हो रहा है, आप यही कह रही हैं? आप देखकर बताइए ना, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, खुफिया आप भी डिपार्टमेंट बहुत से घूम पता रही हैं करिए। आप भी बहुत घूम रही हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ जनता के कि सामने आपका भी तो खुफिया तंत्र होगा। जनता नहीं, हमारा तो खुफिया नहीं, हमारा तो सब ऊपर होता है, हमारे को जी, खुफिया की जरूरत तो नहीं मतलब आप होती ये है। कह रही हैं इलाहाबाद में पैसे का खेल हो रहा आप है? देख लीजिए किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है पैसे का, सरकारी तंत्र का, पुलिस को किस तरह से वहाँ पर फ्लैग मार्च ऑलमोस्ट हमने देखा। कल हम गए, वज्र वाहन, रैपिड एक्शन फोर्स, और भी कई चीज़ें, इतनी बड़ी बड़ी सीमा सशस्त्र बल, सब लिखे हुई, बसें भरी पड़ी, और वो बेचारे सिपाही क्या करें? सिपाहियों को लेके आप घुमा रहे हो, लोगों में दहशत सरकार फैला रही है। हर तरह का दुरुपयोग यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, जैसे मैंने कहा कि बीजेपी जीतती है और हारती है, तो ये 2-3 ऑप्शंस मैंने बीजेपी वालों को दिया था कि हारने जीतने के बाद 2 तारीख को ये सब आप स्टेटमेंट दे सकते ये हैं। तो नज़र भी नहीं आएंगे यहाँ। जी, कांग्रेस के बारे में जब मैंने पूछा कि इसकी हार और जीत या परफॉर्मेंस का एनालिसिस कैसे होगा, तो कई पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि एलनाबाद अगर जीत गए तो कांग्रेस के अंदर जो बहुत सारे गोत्र हैं, तो बहन जी का तो कद बहुत बढ़ जाएगा, और अगर यहाँ कुछ ऊंच नीच हो गया तो हुडा कैंप ये बोलेगा कि देखो, एक बाई इलेक्शन तो हमने बड़ौदा में जिता दिया और आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो देख लीजिए एलनाबाद में पार्टी की स्थिति ये हो गई। तो एलनाबाद बाई इलेक्शन का रिजल्ट कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को स्टडी होगी, और उसका बड़ा अलग अलग तरीके से अलग अलग गोत्र उसकी एनालिसिस करेगा, और ये यहाँ से लेकर दिल्ली तक बात जाएगी। कई वरिष्ठों का ये कहना है कि बाई इलेक्शन, एलनाबाद बाई इलेक्शन का एनालिसिस विद इन कांग्रेस इस रूप में भी होगा। देखिए, एनालिसिस कांग्रेस के अंदर किस रूप में होता है वो हमारी पार्टी की बात है। बाकी आप लोग एनालाइज करते रहिएगा, आपके टीवी टीआरपी चलती रहेंगी। बहुत शुभकामनाएं आपको। तो एलनाबाद बाई इलेक्शन की जीत और हार का पूरा हम जीतेंगे, आपके सर रहेगा? हम जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कोई सैलजा का कद इसमें नहीं है, या सैलजा की नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी जीतेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और इस महापंचायत में आने के लिए। बहुत धन्यवाद शशि जी। तो इस एलनाबाद महापंचायत में अभी थी कांग्रेस की
कांग्रेस की सुप्रीमो कह लीजिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कह लीजिए, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बहन कुमारी सैलजा। बातचीत आप सुन रहे थे और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब हम मेहमानों के सामने बैठें तो मेहमानों को सिर्फ बोलते हुए नहीं, उनकी चेहरे की मुस्कुराहट को भी साथ साथ पढ़ते रहिए, तब जाकर के आप कंप्लीट, आप भी मेरी तरह एनालिस्ट हो जाएंगे। जो बोल रही हैं या बोल रहे हैं वो भी सुनिए और चेहरे के भाव को भी पढ़ते रहिए और दोनों को मिक्स कर करके एक रिजल्ट आपके सामने होगा। बहरहाल हमारा काम तो इन मेहमानों को इस महापंचायत में लेकर के आना है, बात बाकी समझना और समझाना तो आपको खुद है। इसी महापंचायत में कुछ देर के बाद हम एक और मेहमान को लेकर के आएंगे। आप लगातार देखते रहिए जनता टीवी। ये एलनाबाद बाई इलेक्शन है और इस इलेक्शन के रिजल्ट्स विद इन कांग्रेस भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। आईएनएलडी के तो एग्जिस्टेंस का सवाल है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बीजेपी जेजेपी गठबंधन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जीतेगा कोई एक, लेकिन इसके रिजल्ट्स के असर हर पार्टी और सरकार और संगठन सबके अंदर जरूर पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा इंतजार, फिर एक और मेहमान। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।